मैं बिल्कुल डॉक्टर समाप्त जितेंद्र करूँ। सिंह को मैं इनवाइट कर रहा हूँ। पीएमओ में राज्य मंत्री, स्वागत कीजिए उनका। कश्मीर फ्लड्स में मुझे अभी भी याद है, आगे से लीड कर रहे थे। डायबिटोलॉजिस्ट भी हैं, 8 किताबें लिख चुके हैं। और निधि जी ने महत्वपूर्ण चीज़ें बोली है, जम्मू कश्मीर के लोगों की समस्याएं क्या क्या हैं, खास तौर पर युवाओं की। खुद जम्मू कश्मीर से हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, प्लीज़ आइए हमें संबोधित कीजिए। हम बात कर रहे हैं कि कश्मीर में मीडिया की भूमिका क्या होनी चाहिए। जितेंद्र जी, अगर आपकी गुजारिश हो तो मैं सिर्फ 4 लाइनें आपके लिए बोलना चाह रही हूँ। नामो नसब ज़मीन के नस्लों में बट गए, नामो नसब ज़मीन के नस्लों में बट गए, आदम के बेटे कितने कबीलों में बट गए। आए हैं जब से पेश इमामत के मसले, सिजने हमारे कितने नस्लों में बट गए। देख किस तरह से कौम को इल्ज़ाम गुम रही, देख किस तरह से कौम को इल्ज़ाम गुम रही, जब रहनुमा हमारे फ़िरक़ों में बट गए। अब संबोधित करेंगे तो सारे मित्र लोग बैठे हैं, किसी का नाम छूट जाएगा तो ऐसा लगेगा कि शायद नाम भूल गया या उसको बुद्धिजीवी नहीं समझा। इसलिए सभी बुद्धिजीवी समाज को नमन करते हुए बात कहाँ से शुरू करें, क्योंकि आपने 2-3 विषय जोड़ दिए हैं। निधि जी की बात से ही शुरू करते हैं। बहुत संवेदनशील बात कही आपने, अच्छी बात कही। किसको बच्चों से प्यार नहीं, और किसने कहा कि नहीं, और किसने कहा कि हमें समाज के साथ संपर्क करने की इच्छा शक्ति में कभी कमी है। परंतु कहीं हम अर्ध सत्य में खो गए। ये सच है, आपने ठीक कहा, परिस्थितियां बिगड़ गई हैं, हालात बिगड़ गए इस कदर के आपको शायर बना दिया। बहुत से लोग तो मोहब्बत में शायर बनते हैं, लेकिन बिगाड़ने वाले कौन है, उनका नाम लेने में हम हिचकिचाहट क्यों करते हैं। वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र ना था, वो बात उन पर बड़ी नागवार गुजरी है। इस शायराना पेशकश के पूरे बयान में हम शायद वो लोग जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहने का दावा करते हैं या कहलाना चाहते हैं, नामी हों तो भी, या जिन्हें परमात्मा ने ये दायित्व सौंपा है कि हम सार्वजनिक जीवन में किसी न किसी तरह से समर्पित रहें, लेखनी के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से, चाहे इलेक्ट्रॉनिक चैनल हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे राजनीति हो, चाहे समाज जीव हो। क्या हम इतना साहस जुटा पाए कि हम सत्य को सत्य समझ करके उसको अंदर अपने समेट करके उसका विवरण कर पाएँ। ये सच है, श्रीनगर कश्मीर के हालात देख करके बहुत दर्द होता है, जैसे आपने कहा। और मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि जिस प्रकार से विकास हो रहा था श्रीनगर की और तरक्की हो रही थी कश्मीर की, 1980 की दहाई में और 1980 के दशक में अक्सर ये कहा करता था मैं कि अगर ये आतंकवाद का दौर वहाँ ना आता तो हैदराबाद की जगह श्रीनगर होता। इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे पहले वहाँ बनने वाली जगहों में से था। एड्स अभी नाम सुना नहीं था हिंदुस्तान में, लेकिन यू हैड द एड्स स्क्रीनिंग्स सेंटर एट द एयरपोर्ट इन श्रीनगर। You had the HMT factory, one of the few. Of course, we were not in government, but of course, whoever did it was a creditable thing. तो फिर क्या ऐसा हुआ? यदि बेरोजगारी ही, अब खैर उसमें आई डोंट वांट टू गो इनटू स्पेसिफिक्स, उड़ान की भी बात है, हिमायत की भी बात है। भारतवर्ष में एक व्यवस्था बनी हुई है, संवैधानिक व्यवस्था। किसी भी प्रदेश में, किसी भी केंद्र में ये संभव ही नहीं है, भले ही सरकार कांग्रेस की हो कि भाजपा की हो, कि किसी बच्चे को इंजीनियरिंग कॉलेज की एडमिशन दे दी जाए और उसे ये कोई कहने की जुर्रत करे कि तू मेडिकल कॉलेज जा। अदालतें हैं RTI से। उसमें क्या हुआ, उसमें जाऊंगा नहीं क्योंकि विषय से हट जाएंगे। यस, देयर वाज मिसमैनेजमेंट, आई एग्री,
mismanagement in the extent that we always try to believe that we will get away. कुछ बच्चों को एडमिशन दिया गया, आजकल काउंसलर सेंटर्स खुल गए हैं, वो बच्चों को उस कॉलेज में शायद इतनी प्रेफरेंस नहीं थी, दूसरे कॉलेज के लिए चले गए, काउंसलर्स ने कहा हम मैनेज कर लेंगे, एक आध साल फीस निकल गई, तीसरे साल पकड़ी गई. सो देयर वाज सम प्रॉब्लम बोथ साइड्स. अदरवाइज इतना अत्याचार, इतना दमन अभी तक हिंदुस्तान में नहीं आया कि इतनी अनारकी हो गई हो सकता है बहुत भयानक दृश्य दिखता हो. कहने का तात्पर्य ये है कि 89-90 के बाद अगर ये आतंकवाद आया तो certainly I agree with you, there must have been cumulative reasons for that, as it is always for any such phenomena. But who are those who have been responsible for it? Of course, all of us, including the political class. Fortunately, we didn't have the time to be on the ruling side, so we can take the liberty of not facing the accusation to that extent. लेकिन यदि चुनाव हुए तो लगा कि ठीक नहीं हुए, और यदि भ्रष्टाचार हुआ तो शायद उसका समय पर उपचार नहीं हुआ. लेकिन आई विल नॉट एग्री विद द फैक्ट दैट केवल बेरोजगारी हो गई और यूथ डिसएंचांटमेंट हो गई तो इसलिए आतंकवाद हुआ. Compared to Kashmir and Jammu Kashmir, we have states of India which are much worse. And then the scientific question would be, why don't we have the similar kind of terrorism over there? So then we have to look for some other factors. जैसे हम साइंस में रिसर्च करते हैं, 2 सिगरेट पीने वालों के ऊपर रिसर्च करते हैं, किसको कैंसर होगा, किसको अस्थमा होगा, नहीं होगा. पहले देखते हैं कि बाकी कोई बीमारी तो नहीं है, जो पहले से ही है ब्रोंकाइटिस तो उसको जल्दी होगा. So we rule out all other factors and then make a comparison. So we cannot make unequal comparison. So there must have been some factors which we are sometimes reluctant to name. Both external factors, internal factors. And now, since the subject is terrorism, Kashmir and media, I think the next 10-15 minutes I'll try to connect also these factors. वैसे देखने में तरुण जी विषय अलग अलग हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन गई कि तीनों विषय जुड़ गए. हमने ये भी देखना था, तरुण जी भी बड़े समय से पत्रकारिता में रहे, थोड़ा थोड़ा मैं भी इनके पीछे पीछे रहा, कि 3 विषय एक साथ जुड़ जाएंगे. द सर्कमस्टांसेस वुड कमांड अस दिस वे. लेकिन सबसे पहला बात तो ये है कि कश्मीर का विषय क्या है. अब बात तो हो रही है कश्मीर में, बहुत सारी बातें की. बच्चे सबको प्यारे हैं, हमें अपने बच्चे सांझे, मैंने पार्लियामेंट में कहा था बच्चे सांझे होंगे, पंजाब में कहते हैं. हु हैज़ क्वेश्चन दैट? लेकिन व्हाट इज द इशू, मुझे अभी भी नहीं समझ आया. एंड आई हैव नो हेजिटेशन इन सेइंग दैट नॉट अ सिंगल वन लाइन or one sentence answer has ever been given to me. We have built up big platitudes, philosophies, postulations, thesis. But thesis का भी तो एक abstract होता है. हम जब रिसर्च पेपर लिखते हैं उसके पहले भी तो छोटा सा abstract लिखते हैं. When all of us agree that Jammu Kashmir is a part of India, don't we agree? Is there anybody in this audience who would disagree, Nidhi ji? Nobody. So that one part is over. So we no longer have to debate on that. The status of Jammu and Kashmir being part of India, that is accepted by all of us. Across the party lines in the parliament, we have a unanimous resolution passed in 1994 by all the political parties. So then that means we have to then start thinking ahead of that. एक बात तो clear हो गई ना. Let's proceed like a scientific researcher. अब दूसरा आ गया कि separatist कौन. अब हम उनकी बात ही नहीं करते. बहुत आसान है सरकार की बात करना, सेना की बात करना, सॉफ्ट टारगेट है, क्या करेंगे. किसी मेन स्ट्रीम नेता को गाली दे भी दो तो गाली की आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी मीडिया पे, उसके जवाब की कम.
And I have no hesitation in saying, and please take it from me, it might sound little unorthodox. I am not even convinced with the separatist ideology of the separatists. I have shared this view with my journalist friends sitting in Srinagar. युवा पत्रकारों के साथ मैंने बैठ करके कहा, मुझे अलगाववादियों का ज़्यादा इज्जत सम्मान होता यदि वो कन्विक्शन से अलगाववादी होते. The separatist leaders so called in Kashmir are separatists by convenience, not by conviction. And I challenge them to prove this or disprove what I am saying. Many of them have been in the past activists of the mainstream political parties, some of them Congress party. Many of them have contested elections. Some of them are drawing pensions as ex-legislators. And most of them are still enjoying the privileges envisaged by the Constitution of India. तो ये कैसा झगड़ा, कैसी आज़ादी की जंग है? No, this is politics by other means. जो मुख्य धारा से छूट गए, किसी भी धारा हो जाता है, हम भी छूट जाते हैं. मेन स्ट्रीम पार्टियों में कभी टिकट मिलता, कभी नहीं मिलता, कभी मंत्री बने, कभी नहीं बने. कभी आपको लगा कि मेरे से कम योग्यता रखने वाले लोग आगे बढ़ गए, मुझे बढ़ना चाहिए था, हम दूसरी पार्टी बनाते हैं, प्रयोग करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं. यही वहाँ हुआ. And therefore this has become a politics by other means. And जब मैं ये कहता हूँ कि कश्मीर का विषय क्या है, so since all of us have agreed that Jammu Kashmir is a part of India, I think all of us would also agree with the 1994 resolution passed by the Parliament that if at all there is any outstanding issue as far as Jammu and Kashmir is concerned, it is that to how to retrieve the part of Jammu and Kashmir, the Gilgit and Baltistan, which continues to remain under illegal occupation of Pakistan, so that we can vindicate ourselves by restoring the territorial integrity of Jammu and Kashmir as it was handed over to us by the last princely ruler Maharaja Hari Singh. इतनी बात कहने का तो साहस कर ही सकते हैं. ये बात हम नहीं करते, फलसफे में उलझ जाते हैं. अब बताइए इसमें क्या? Is there anybody in this august audience who has objection to this viewpoint? And if I say yes or no, some of the friends, instead of coming out with yes or no, start talking big things which go beyond my head. Aspirations of people. Larger perspective. Big vision. अरे साहब, हमने तो केवल ये पूछा कि बुरहान वानी टेररिस्ट है कि नहीं है. आपने हाँ या ना कहने के बजाय इतना बड़ा पाठ समझा दिया कि जो अभी समझ में नहीं आया. So let's get down to the ground. And I would say time has come when the nation has to decide its bottom lines. I think that should be the theme of what I'm going to say this evening. And I have no hesitation, and there should be no shame. That does not make us less intellectual. That does not. Because even the most liberated democracies of the world, whether it is UK, whether it is USA, have drawn these bottom lines. The bottom line also of the extent of our activism, the limit of our activism, and the limit of our freedom of expression. That reminds me, हमारे यहाँ पत्रकार सीनियर होते थे, इंद्रजीत जी, अब तो नहीं रहे, राज्यसभा के मेंबर भी रहे, नॉर्थ ईस्ट से आए थे. His daughter is still there, carrying on with that INFA. So he used to publish my write-up somewhere late 80s, 90s. So he used to tell an anecdote with a lot of amusement कि 1965 की जंग के बाद, soon after Kennedy, when President Lyndon Johnson was there in America, तो उस समय भी ये बात चली, रेफरेंडम, प्लेबिसिटी, एस्पिरेशन वगैरह वगैरह. तो इन्होंने वो सवाल करते करते पूछ लिया जॉनसन से
कि साहब, if we draw the same analogy, don't you think this conglomerate of United States also has certain states where, you know, these questions arose from time to time? धीमी आवाज में tongue in cheek पूछा, and you know what happened? He used to tell us with great degree of amusement कि Johnson immediately interrupted him and said, "Hey, look here, gentlemen, that's a closed chapter." हमारे यहाँ चैप्टर क्लोज ही नहीं होता, बल्कि हमको ये तड़फ रहती है कि कौन सा बंद किया हुआ चैप्टर खोलें। सबको रहती है। जो राजनीति में उनको इलेक्शन के समय ज़्यादा आ जाती है, पत्रकार भाइयों को रोज़ सुबह होती है। अब दिक्कत ये है, इट्स नॉट फॉल्ट विद अस, नॉर विद मी नॉर यू, मे बी वी आर स्टिल एन इवॉल्विंग नेशन. 65 years, 70 years is too small a life in the nation of a democracy. The other nations have evolved over centuries. सोचने में लगता है, जब 60 साल हो जाते हैं तो अपनी उम्र घटने लगती है, सोचता मैं ये भी करता, वो भी करता, वो भी करता, ये भी करता, नहीं हुआ तो फिर चलो मैं डिसेंटर बन गया. लेकिन the nation's democracies evolve in centuries, and therefore sometimes maybe we have not yet evolved to that level, but what I'm trying to say that even the most liberated, we follow Westminster model of democracy. UK, हम कहाँ कोई बाहर से थोड़ा लेके आए हैं. Even they have these bottom lines. लेकिन हमारे यहाँ it becomes little interesting. I would not use another word to raise question marks. But 2 days back, I was there at a place like this, and somebody said कि साहब ये महाराजा हरि सिंह जो था, इसने आज़ादी की कोशिश की थी, इसलिए पाकिस्तान का. आई एम गोइंग डाउन टू द बेसिक्स, और फिर ये आ जाएगा ये युवाओं का भी इशू इसमें. और फिर किसी ने ट्वीट पे कर दिया. आई वुड नॉट नेम, सम ऑफ अस इन द पॉलिटिकल क्लास बिलीव इन डिलीवरिंग आवर स्टेटमेंट थ्रू ट्विटर. तो किसी ने ट्वीट कर दिया, हाँ साहब बिल्कुल ठीक कहा, मर्जर नहीं हुआ था. अब in this era of photojournalism, we don't get enough time to get into research. At the time of independence, the Act of Independence, which was put forward by Lord Mountbatten, gave us only 2 options, either India or Pakistan. आज़ादी थी नहीं, तो आप इस बहस में क्यों उलझ रहे हैं? हम खुद ही अपने आप को उलझा रहे हैं. और फिर then we try to postulate and try to philosophize, हाँ ये ऐसा था, वैसा था. And merger, you know what is merger? What was meant by merger at the time of independence? We had 2 kinds of India at that time. One was British India, which was directly being ruled by Britishers. The other was Princely India, which had more than 500 states, which came as a part of India through the efforts of Sardar Patel, the first Home Minister of India. And British India, of course, north में ये Punjab, undivided Punjab, which had the present Haryana, Himachal, and the capital was Lahore. South, we had all these states put together with their capital in Madras, in the state known as Madras. And then we had some very small princely states. Like, for example, north you had Kapurthala. Like you had Patiala. It goes to the wisdom of Sardar Patel that a decision was taken to merge them, to make them a viable administrative unit. So Kapurthala became a part of Punjab. Patiala became a part of Punjab. Otherwise, Amarinder Singh would have been the king of Patiala instead of Congress leader. And that would have been, again, a good subject for all of us who are involved in journalism. But we had to make it viable. Similarly, south you had Mysore, you had a separate king, you had Nizam Hyderabad. Jammu and Kashmir was already a unit. So why do we get into this? And then somebody said, delay बहुत हो गया था. ये सारा कश्मीर का मसला इसलिए बना कि बहुत ज़्यादा डिले हो गया. डिले क्या हुआ कि अक्टूबर 26 को was the accession day. No. Again, the point is, well, I'll try to speak like a student of science. In the Act of Independence, there was no time limit of making a choice between the 2 unions, Pakistan and India. A. B. If Jammu and Kashmir became a part of the union on 26th of October, Hyderabad became much later. Goa under Portuguese occupation much later. So why do we pick up this? Because this sounds like a good subject for argument. And again, 15th of August was the day, like 14th of August for Pakistan, which was earmarked for the exit of British Empire.
It was a phase of transition going on, even in New Delhi, the union capital. That is why the question arose, who would take over from Lord Mountbatten? Because he had to leave in any case. And he was the Governor General. So C. Rajagopalacharya, who was considered the most erudite of all of them, took over. आज भी बच्चों को सिविल सर्विसेज और दूसरे, अब हमें राजनीतिकों को और पत्रकारों को तो इतने सारे इम्तहान पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो बच जाते हैं तो हम जैसे बनते हैं। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं वहाँ ये सवाल पूछा जाता है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? एंड द कैच इज़ दैट बॉयज़ गेट कन्फ्यूज एंड गर्ल्स, ऑफ कोर्स द कैंडिडेट्स, because it was Rajaji. It was a very peculiar situation because it was a transition thing going on. Normally, we don't have Governor General in the Constitution of India. And at the same time, an interim government was formed because the elections were yet to take place. Because somebody had to take over. Nehru became the Prime Minister, and in that interim government, Shyama Prasad Mukherjee, हमारे संस्थापक, हमारे जन्मदाता, वो उसमें इंडस्ट्री मिनिस्टर बने. So we were going through a phase of transition. अब जम्मू कश्मीर के संदर्भ में कहा सब ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ. अरे यही सब हर जगह हो रहा था. And people from all walks of life came in. I was yesterday sitting with Rishi Kapoor, and I told him, do you know, कि वो हमारी आदत है हर जगह कोई कीड़ा लगाने की. मैंने कहा आपको याद है? I said the subject he took up was the why all these streets named after particular family. I have no issues with that, but that is, I mean, he's nowadays in circulation for that. So he started discussing. I said, leave aside that, but I strongly sometimes feel that your Chembur street should be named after Raj Kapoor, because you have an RK studio, which is now in a shambles. And whenever I pass that way, I feel very sad. And then I told him, you remember, do you know, in 1947, 15 August ki raat ko, when Nehru was delivering this speech midnight, when the whole world sleeps, India wakes, Raj Kapoor with his RK unit came out, और उस समय बरसात फिल्म के गाने रिलीज हुए थे. Incidentally, 14-15 August is a बरसात time in Bombay. So they all of them came out in the streets along with the orchestra singing, बरसात में हमसे मिले तुम, तुमसे मिले हम. So this did not in any way deter the process. This was a transition going on. Of course, many things would have happened. If we go into the politics of that, then there are certain lapses which might have, seen a different course. Nehru ji going to UNO. We don't talk of that. We talk of aspirations. But anyway, we have an argument that that resolution also stands infructuous because the condition laid down was that Pakistan also has to vacate that part of Jammu and Kashmir, which is under its occupation, which it did not. So that also is infructuous now. And we would not go into that because then we'll get into the Nehruvian things about Panchashil, Hindi, Chini, Bhai Bhai, and the fate of all that, and the non-aligned and fate of all that. But then coming back to terrorism and the media, 3 minutes each. As far as terror is concerned, Pakistan never reconciled to Jammu Kashmir becoming a part of India. That is the crux of it. And at the same time, politically, it became important for Pakistan and whoever be there, the powers that be in Islamabad, to keep raising the bogey of Kashmir in order to stay in power. If they did not, the army would overthrow them. And therefore, to begin with, there were 3 conventional wars, and then that 100 cuts theory. When the wars did not succeed, you sent in infiltrators. The infiltrators were sent earlier also, in 1965 also. It was our boys who handed over the infiltrators to the Indian army. And then, of course, this phase of radicalism, which is not only confined to Jammu Kashmir, it's in fact a worldwide phenomenon. Unfortunately, Jammu Kashmir being more sensitive and vulnerable at the given point in time has become a victim of it.